हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ KS ट्यूटोरियल्स। आई होप आप सबने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की वीडियोस देख ली होगी और धीरे धीरे NCERT समझ में आने लगी होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 3 ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ इन द अर्लीस्ट सिटीज़। तो अभी तक हम अर्लीस्ट मैन के बारे में पढ़ रहे थे, जो कि 2000 मिलियन ईयर्स अगो की बात थी, और आज हम 4700 ईयर्स अगो मतलब 4700 ईयर्स अगो की बात करने वाले हैं। तो मतलब कि यहाँ से अर्बनाइजेशन की स्टार्टिंग हो गई, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पन सिविलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो मतलब आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे ये मैप में आपको दिखाती हूँ, इन अर्लीस्ट सिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि कुछ ये हड़प्पन सिटीज़ हो गई, ये चानुडारो, ढोलावीरा, ठीक है, लोथल, सुरकाटोड़ा एंड दिस इज़ कालीबंगन, ठीक है, राखीगढ़ी। तो इन सब एरियाज़ के बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये सिटीज़ ये कहाँ, मतलब इन सिटीज़ में क्या क्या हमें मिला, क्या स्पेशलिटी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें हम आज पढ़ने वाले। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती जसपाल एंड हरप्रीत के बारे में। देखते हैं कि जसपाल एंड हरप्रीत, दे आर द टू स्टूडेंट्स वर प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है बच्चों, ये घर के बाहर क्रिकेट खेल रहे थे, तो इन्हीं के उधर ही एक ओल्ड बिल्डिंग थी जो कि गिरने लगी थी। तो एक फीमेल थी, एक वुमेन थी, उसने कहा कि हमें मिनिस्टर को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि इस बिल्डिंग को रिपेयर करें और प्रिजर्व करें। ठीक है, तो इनके मन में एक क्वेश्चन उठता है कि क्या मतलब इंटरेस्टिंग है इसमें कि हम इस ओल्ड बिल्डिंग को प्रिजर्व करें। ठीक है, तो हमने इसी तरह की स्टोरीज़ देखनी है कि हमें हड़प्पा मिला और हड़प्पा से क्या ऐसा मिलता है, क्या ऐसा सीखने को मिलेगा या क्या ऐसा देखने को मिलेगा कि पहले की सिटीज़ कैसी थी। तो बच्चों हम बात करते हैं कुछ 100 से 50 ईयर्स अगो के बारे में, जब रेलवे लाइंस बनाई जा रही थी पहली बार पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब इंजीनियर्स ने हड़प्पा की साइट में देखा, जो कि आज प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, वहाँ पे कुछ ब्रिक्स माउंड की हुई थी। तो जब उन खुदाई से उन्हें कुछ ब्रिक्स मिले, तो वो बहुत अच्छी और हाई क्वालिटी के ब्रिक्स थे। तो उन्होंने क्या किया, बाहर से ब्रिक्स नहीं मंगवाया और उन्हीं ब्रिक्स को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन जब 80 ईयर्स अगो की बात करते हैं, तो 80 साल पहले हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने उन साइट्स में जाके स्टडीज़ की। ठीक है बच्चों, तो 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट ने उन साइट्स पे जाकर स्टडी की और उन्होंने देखा कि सब कॉन्टिनेंट में कुछ ओल्डेस्ट सिटीज़ दिखी उन्हें। मतलब समझिए कि हड़प्पा सबसे पहली ओल्डेस्ट सिटी थी जो कि डिस्कवर करने पे मिली थी। ठीक है, तो 4700 ईयर्स पहले हमने इन सिटीज़ को डेवलप किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मतलब यहाँ पे लिखा है, तो देन अबाउट 80 ईयर्स अगो आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द साइट एंड रियलाइज दैट दिस वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट, एज दिस वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी डिस्कवर्ड. All other sites from where similar buildings and were found were described as Harappans. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इन सिटीज़ को देखा और सबसे पहले सिटी कौन सी डिस्कवर हुई, हड़प्पा। अब हम देखेंगे इन सिटीज़ में ऐसा क्या स्पेशल था। ठीक है, तो व्हाट वाज स्पेशल अबाउट दीज सिटीज़। तो मैनी ऑफ दीज सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 और मोर पार्ट्स। तो बच्चों, तो बहुत से ऐसे सिटीज़ हैं जो 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइडेड थी। हमने कहीं कहीं देखा 3 पार्ट्स में भी देखा, जैसे कि अभी आगे आप पढ़ोगे ढोलावीरा में, तो ढोलावीरा में हमने देखा कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। अब हम जब ढोलावीरा के बारे में पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे कि ढोलावीरा में 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइडेड थी। तो अभी हमने देखा कि जो सिटीज़ हैं 2 पार्ट्स में डिवाइडेड की गई थी। एक को हायर टाउन कहा गया जिसे सीतादल कहते हैं, एंड एक को लोअर टाउन कहा गया। तो स्टूडेंट्स, जो हायर टाउन थे बच्चों, वो छोटे थे पर वो हायर थे, लेकिन जो लोअर टाउन थे वो बड़े थे पर वो लोअर थे। जैसे कि ये मैंने बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये, तो ये जो यहाँ पे जो घर बने हुए ऊपर, ये छोटे थे पर ये कैसे थे बच्चों, मतलब ऊपर की तरफ थे, हायर थे। और यहाँ पे हमने देखे कि घर बड़े बड़े थे लेकिन ये लोअर टाउन पे। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हायर टाउन मतलब सीटाडेल, इसे सीटाडेल कहा गया। तो सीटाडेल में रॉयल फैमिलीज़ रहती होंगी या रिच फैमिलीज़ रहती होंगी, और लोअर टाउन में कौन रहते होंगे, वो कॉमन पीपल्स रहते होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लोअर टाउन्स में कॉमन पीपल रहते होंगे।
ठीक है। अब हमने देखा कि ये जो घर बने हुए हैं या जो सिटीज़ हमने देखी वहाँ पे ब्रिक्स का यूज़ किया गया है, और वो ब्रिक्स कैसे थी, वेल बेक्ड ब्रिक्स थी, इतनी अच्छे से बेक्ड ब्रिक्स थी कि वो 1000 ऑफ ईयर्स तक वो चलती गई। ठीक है, मतलब 1000 हज़ारों साल पुरानी ब्रिक्स हो गई लेकिन वो ख़राब नहीं हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये समझ में आया कि हमने पहले इन सिटीज़ में क्या स्पेशल देखा, हमने ब्रिक्स की स्पेशलिटी देखी कि कितनी बेक्ड वेल बेक्ड ब्रिक्स हमने यूज़ की थी उस टाइम पे, और द ब्रिक्स वर लेड इन एन इंटरलॉकिंग पैटर्न एंड देन मेड द वॉल्स स्ट्रॉन्ग। तो स्टूडेंट्स इंटरलॉकिंग पैटर्न का यूज़ किया गया। इंटरलॉकिंग पैटर्न क्या है, ये आपको मैं दिखा देती हूँ पिक्चर, ये है हमारा इंटरलॉकिंग पैटर्न। तो इस इंटरलॉकिंग पैटर्न को यूज़ किया गया ताकि वॉल्स एकदम स्ट्रॉन्ग रहें। ठीक है, और इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग्स वर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सीटाडेल। तो हमने देखा कि कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया गया था सीटाडेल के ऊपर। ठीक, जैसे कि हम एग्जांपल देख लें मोहनजोदारो का, तो मोहनजोदारो में हमें कुछ स्पेशल टैंक देखने को मिलते हैं। इन मोहनजोदारो अ वेरी स्पेशल टैंक विच आर्कियोलॉजिस्ट कॉल द ग्रेट बाथ वॉज बिल्ट इन दिस एरिया। तो हमने मोहनजोदारो में कुछ स्पेशल टैंक्स देखे जिसे ग्रेट बाथ कहा गया। ठीक है, ग्रेट बाथ बच्चों एकदम स्विमिंग पूल की तरह था, जैसे कि मैं अभी आपको दिखा दूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये स्विमिंग पूल्स की तरह था। ये दिस इज़ अ ग्रेट बाथ विच वॉज फाउंड इन मोहनजोदारो एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ स्विमिंग पूल। तो यहाँ पे जितनी भी रॉयल फैमिलीज़ आती थी या रिचेस्ट फैमिली, यहाँ पे बात करते थे सब लोग। ठीक है, यहाँ पे नहाते। तो देखिए स्टेयर्स, दोनों तरफ से स्टेयर्स है, और ये सब लाइनिंग किससे की गई है, ब्रिक से की गई हैं, और इनके ऊपर जो प्लास्टर, इनकी कोटिंग प्लास्टर से की गई थी। ठीक है, ऊपर से प्लास्टर भी किया गया था, और पानी का लीकेज ना हो, पानी के लीकेज को रोकने के लिए नेचुरल टार का भी यूज़ किया गया था। तो देखो कितना वेल डिज़ाइंड था सब। ठीक है, तो उनको प्लास्टर के बारे में भी पता था, नेचुरल टार के बारे में भी पता था, कितने अच्छे से वेल डिज़ाइन स्विमिंग पूल इन्होंने किया था। आज की स्विमिंग पूल भी इतने ज़्यादा वेल डिज़ाइन नहीं होंगे जितना कि हम इसमें देख रहे हैं। और जैसे कि आज के स्विमिंग पूल्स में भी हम स्टेयर्स देखते हैं, तो पहले भी स्विमिंग पूल्स में इन्होंने स्टेयर्स का यूज़ किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखा भी है, दिस वॉज लाइंड विद ब्रिक्स कोटेड विद प्लास्टर एंड मेड वाटर टाइट with a layer of natural tar. So there were steps leading down to it from two sides while there were rooms on all sides. तो हमने देखा कि दोनों तरफ से स्टेयर्स थे और उसके चारों तरफ रूम थे। ठीक है, तो जिसको चेंज करना है जाके वो उन रूम्स में जाके चेंज कर सकता था। तो देखो कितना हाईली एडवांस्ड सिविलाइजेशन थी उस टाइम की, इसीलिए तो हम इसे अर्बनाइजेशन कहते हैं। Now, water was probably brought in from well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in his tank and on special occasions. तो जो इसमें जो पानी आता था वो वेल्स से आता था, कुएं से आता था पानी, और फिर यूज़ करने के बाद ये पानी ड्रेन्स में चला जाता था, नालियों में चला जाता था। और यहाँ पे जो लोग बात करने आते थे, कुछ स्पेशल लोग या कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ रॉयल फैमिलीज़ के लोग बात करने आते थे स्पेशल ओकेजन्स पर। जैसे हम लोग नहीं जाते गंगा नहाने वगैरह स्पेशल ओकेजन्स पे, वैसे ये लोग ग्रेट बाथ पे अपना नहाने आते थे स्पेशल ओकेजन्स पे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा ये जितना अभी मैंने पढ़ाया है। और ये एनसीईआरटी सीरीज़, ये एनसीईआरटी तभी समझ में आएगी जब आप चैप्टर वाइज पूरा पढ़ते जाएंगे। चैप्टर 1 आपने पढ़ा होगा, चैप्टर 2 पढ़ा होगा, तब आपको चैप्टर 3 अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, और आप अच्छे से लिंक कर सकते हैं, कनेक्ट कर लेंगे आराम से। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से आप लोगों के लिए ये जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है एनसीईआरटी की, मैं आपको सब पढ़ाऊँगी 6 से लेकर 10 तक, 11, 12 सारी एनसीईआरटीज़ में पढ़ाने वाली हूँ और हर सब्जेक्ट की पढ़ाने वाली हूँ। तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, और साथ साथ ये जो क्लास स्टूडेंट्स है, स्कूल स्टूडेंट्स है, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ा रही हूँ, पीडीएफ का यूज़ नहीं कर रही हूँ, ताकि अगर आपके पास बुक नहीं है एनसीईआरटी की तो आप इससे भी लाइन बाय लाइन आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं एक लाइन भी नहीं छोड़ रही हूँ। तो आई होप आप लोग सपोर्ट करेंगे और अच्छे से इस चीज़ को देखेंगे। तो अदर सिटीज़ सच एज कालीबंगन एंड लोथल हैड फायर अल्टर्स। तो देखिए फायर अल्टर्स, अभी क्वेश्चंस भी आते हैं, पीसीएस में भी आते हैं, यूपीएससी में, प्रीलिम्स में भी आते हैं फायर अल्टर्स, और ये सब हम 6th क्लास में पढ़ चुके थे, और लेकिन हम भूल जाते हैं या हम इतने इंटेलेक्चुअल नहीं होते। ठीक है, तो
तो लेकिन अब हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे कि कालीबंगन और लोथल से हमें फायर आल्टर्स मिलते हैं। फायर आल्टर्स क्या होते हैं बच्चे? हवन कुंड, ठीक है, जैसे हवन कुंड नहीं होते ऐसे ये ऐसे बनते हैं कुछ स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप में, दे आर नोन एज फायर आल्टर्स, ठीक है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसेस दी जाती थी एंड मे हैव बीन परफॉर्म्ड एंड सम सिटीज़ लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल हैड एलैबोरेट स्टोर हाउसेस, ठीक है। तो मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल जैसी सिटीज़ से हमने स्टोर हाउसेस देखे कि जहाँ पे ये अपने ग्रेन्स हो गए या चीज़ों को या ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करते थे, ठीक है। अब हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स, अब हम पढ़ेंगे कि इन सिटीज़ के घर कैसे थे, नालियाँ कैसी थी और स्ट्रीट्स कैसी थी। तो जनरली हाउसेस वर आइदर 1 or 2 stories हाई विद रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड, मतलब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जनरली 1 या 2 मंजिला घर होते थे और चारों तरफ कोर्टयार्ड में रूम्स बने रहते थे, ठीक है। और मोस्ट हाउसेस हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर। तो हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे घरों में अपना सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और इन बाथिंग एरिया में पानी कहाँ से आता था? वेल्स से आता था। जैसे आज के हम देखते हैं, आज का ट्रेंड क्या चल गया है कि रूम से अटैच वॉशरूम हम लोग बनवाते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था? सेपरेट वॉशरूम्स थे और उन वॉशरूम्स में पानी कहाँ से आते थे? वेल्स से आते थे, ठीक है स्टूडेंट्स, कुओं से आते थे। ये कुआं देखिए, कुएँ की इमेज भी यहाँ पे दे रखी है, दिस इज़ अ वेल, ओके। तो इन वेल्स से आते थे। तो many of these cities had covered drains. Notice how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see, each drain had a gentle slope so that the water could flow through it. अब देखिए इन लोगों की जो ड्रेन्स थी वो कवर्ड भी थी, मतलब देखो कितना एडवांस थे, कितना ये लोग थे कि शायद अब उन्हें ये तो नहीं पता होगा कि नालियों को कवर करने का क्या मतलब है, शायद पता भी हो तभी तो इन्होंने नालियों को कवर भी कर रखा है। तो समझिए इन्होंने सारे ड्रेन्स को कवर कर रखा है। आज तो हमारे यहाँ देखते हैं ड्रेन्स अंडरग्राउंड हो चुके हैं और कुछ सोसाइटी में हम देखते हैं कि ड्रेन्स बाहर ही बनी, और कुछ लोग तो इतना एडवांस होके पढ़े लिखे हुए भी ड्रेन्स को कवर नहीं करवाते। लेकिन देखिए उस टाइम कितने लोग एडवांस थे कि ड्रेन्स को कवर करके रखा था इन लोगों ने, ठीक है। तो और स्ट्रेट लाइन्स में जाती थी, ठीक, और कहीं कहीं ये थोड़ा सा छोड़ देते थे ताकि इनकी साफ़ सफाई आराम से हो सके, कुछ होल से जैसे कि ये मैं आपको इमेज दिखाती हूँ, ये इधर का इन्होंने कवर कर रखा है और इधर का इन्होंने छोड़ दिया है ताकि ये आराम से इसको क्लीन कर सकें, तो या देख सके कुछ कचरा वचड़ा फंसा तो नहीं है इसमें, तो ये चीज़ें, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज on the streets and smaller drains led into bigger ones. So as these drains were covered, inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains and streets were probably planned and built at the same time. तो क्या बच्चों हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया ना कि जो स्मॉलर ड्रेन्स होते थे वो जाके बड़े नाले में जाके मिल जाते थे, ठीक है, और कुछ कुछ होल्स छोड़ देते थे ताकि हम नालियों को देख सकें और उनको क्लीन कर सकें। तो हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स सब एक टाइप के बने, एक जैसे ही बने रहते थे, बनते थे और एक सेम टाइम पर बनते थे, ठीक है, और एक ही जैसे ब्रिक्स का हम यूज़ करते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा इस चैप्टर में, इसमें अभी आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे, और अगर आपके कोई डाउट होंगे भी तो हम जब शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप शॉर्ट नोट से भी आप सबको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, ठीक है, तो आप ज़रूर देखिए और उन नोट्स को भी लर्न करते चलिए साथ के साथ। लाइफ इन द सिटी, आप देखते हैं कि सिटी में लाइफ कैसी थी। तो हरप्पन सिटी वॉज अ वेरी बिजी प्लेस, देवर पीपल हु प्लान्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग इन द सिटी। तो जो हरप्पन सिटी थी बहुत ही बिजी प्लेस थी, ठीक है, और यहाँ पे स्पेशल बिल्डिंग्स को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। दीज वर प्रोबेबली द रूलर्स, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ज़्यादातर रूलर्स हो सकते हैं। एंड इट इज़ लाइकली दैट द रूलर्स सेंट पीपल टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। तो हम ये देख सकते हैं या हो सकता है कि जो रूलर्स हैं वो जो लोगों को भेजते थे बाहर और उनसे कहते थे कि आप प्रेशियस स्टोन्स लेकर आओ, मेटल्स लेकर आओ, जो उनको चाहिए होता था, ठीक है। तो लोगों को बाहर भेज के मेटल्स और स्टोन्स मंगवाते रहते थे। एंड दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड्स एंड सिल्वर। और इनके हम देख सकते हैं कि इनके पास शायद से कुछ वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स भी थे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स, ठीक है, और या तो ब्यूटीफुल बीड्स हम देख सकते हैं, तो ब्यूटीफुल बीड्स भी इनके पास थे,
ठीक है. एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who know how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on their material they have not survived. तो ये स्क्राइबर्स भी थे. तो स्क्राइबर्स कौन थे बच्चों? स्क्राइबर्स वो थे जो सील्स पर लिखना जानते थे. ठीक है, जो हार्ड सरफेस पर लिखना जानते थे उन्हें हम स्क्राइबर्स कहते हैं. अब हम देखते हैं, besides there were men and women crafts persons making all kinds of things either in their own homes or in special workshops. तो हमने देखा कि men और women के अलावा क्राफ्ट्स पर्सन्स भी थे जो तरह तरह की चीज़ें अपने घरों में या बाहर वर्कशॉप में बनाते थे. ठीक है, तो देखो कितनी क्रिएटिविटी थी. तो पीपल वर ट्रैवलिंग टू डिस्टेंट लैंड्स फॉर रिटर्निंग विद रॉ मटेरियल एंड परहैप्स स्टोरीज. मेनी टेराकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दीज. ठीक है, तो लोग बाहर जाते थे और रॉ मटेरियल्स के साथ वापस आते थे और तरह तरह के खिलौने बनाते थे. तरह तरह के लकड़ी से, स्टोन से खिलौने बनाते थे और उन्हीं से बच्चे खेलते होंगे. तो जैसे आज हम लोग देखते हैं कि चाइनीज़ खिलौने हमारे मार्केट में सबसे ज़्यादा बढ़ते चले आ रहे हैं. तो लेकिन पहले ना चाइनीज़ खिलौने थे ना अमेरिकन, कोई बाहरी खिलौने नहीं आते थे. लोग खुद से बनाते थे. जैसे कि ये देखिए, ये बने हुए खिलौने यहाँ पे मैं दिखाती हूँ. ये खिलौने, और इन्हीं खिलौनों से बच्चे खेलते थे और ये खुद घर में लोग बनाते थे. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कि न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी. तो कुछ नए क्राफ्ट्स हमने देखे सिटीज़ में. तो लेट अस लुक एट सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट वर मेड एंड फाउंड इन हरप्पन सिटीज़. तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन्स, शेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड एंड सिल्वर. तो हमने देखा कि आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ स्टोन्स, शेल्स और मेटल्स भी फाउंड किए. तो देखा, आप क्वेश्चन ये पूछ सकते कि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या मेटल थे या कौन कौन से टाइप के मेटल्स थे. तो कौन कौन से थे? कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर. ठीक है, तो इन टाइप के मेटल्स हमें मिले थे. कॉपर एंड ब्रॉन्ज वर यूज्ड टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स. ठीक है, कॉपर और ब्रॉन्ज को यूज़ किया जाता था टूल्स, वेपन्स को बनाने में और ऑर्नामेंट्स और वेसल्स को बनाने में. हम कॉपर और ब्रॉन्ज का यूज़ करते थे और गोल्ड और सिल्वर का हम ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाने में यूज़ करते थे. ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरप्पन सिविलाइजेशन में क्या मेटल्स होते थे और अगर मेटल्स होते थे तो कौन कौन से मेटल्स हमें देखने को मिले. और अब देखिए, इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि कितना वेल डिज़ाइंड या कितनी अच्छी कटिंग के साथ स्टोन वेट्स भी ये लोग यूज़ करते थे. ठीक है, ये स्टोन वेट्स हैं जो कि मेटल या प्रेशस स्टोन से बने हुए. अच्छा, अब आपने बीड्स के बारे में देखी. तो ये बीड्स, ये कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये हैं, ये होल कर देते थे और इन्हीं के अंदर बीड्स फंसा देते थे, कुछ ऐसा, और फिर इन्हीं को लोग पहनते थे. ये ठीक है, इनको फीमेल या मेल जो मैन और वुमेन है ये अपना एज अ ऑर्नामेंट, एज अ ज्वेलरी ये पहनते. तो परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज ऑफ द बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स. हमने कुछ ब्लेड्स भी देखे, शार्प्ड, पॉलिश्ड और कटेड ब्लेड्स भी देखे, कुछ बीड्स के बारे में भी देखा और हमने कुछ स्टोन वेट्स भी देखे. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा. एंड द हरप्पन ऑल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन. दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर. ठीक है, अब ये जो हरप्पन्स हैं ये सील्स का यूज़ करते थे जो कि स्टोन्स की बने हुए होते थे और ये जनरली कैसे होते थे? रेक्टेंगुलर होती थी. ठीक है, कुछ ये रेक्टेंगुलर होती थी. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि हम देख रहे हैं कुछ ऐसा. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ये इमेज, ये रेक्टेंगुलर. ठीक है, अब द हरप्पन्स ऑल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइन सच एज द वन. ठीक है, अब यहाँ पे हरप्पन्स क्या करते थे, कुछ पॉट्स भी बनाते थे और उनमें कुछ ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस भी होती थी. तो ब्यूटीफुल ब्लैक डिज़ाइंस के साथ हम पॉट्स भी हमने देखा. अब देखते हैं कॉटन. तो कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़. तो कॉटन मेहरगढ़ में ग्रोन किए जाते थे फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो. तो 7000 ईयर्स अगो हमें कॉटन के कुछ एविडेंसेस मिले मेहरगढ़ से और हमने देखा कि ये जो क्लॉथ्स हैं ये सिल्वर वास या कॉपर ऑब्जेक्ट्स के साथ पीस अटैच करके बनाए जाते थे. ठीक है, तो ये हमने कहाँ से देखे? मोहनजोदारो में देखे. आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड स्पिंडल होल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फैंस. दीज वर यूज्ड टू स्पिन थ्रेड.
तो हमने देखा कि कुछ स्पिंडल वॉल्स की भी यूज़ की जाती थी। तो स्पिंडल वॉल्स क्या होते हैं, जिसमें हम धागे को फंसा के कपड़ा बनाते थे, ठीक है, स्पिनिंग मटेरियल जिसे कह सकते थे, या स्पिन करते थे थ्रेड को, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तो ये टेराकोटा और फ्यांस के बने होते थे। अभी मैं बताऊँगी कि दिस फ्यांस, इस वर्ड का भी मीनिंग मैं आपको भी एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। ये फ्यांस का, अभी आप देखिए कि जैसे ये स्टैचू हम देख रहे हैं, यहाँ पे एक स्टोन स्टैचू है, मैन की है, जिसमें मोहनजोदारो से हमें ये मिली है कि इसमें देखो बियर्ड भी इन्होंने बनाई और साथ साथ एक एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ इस स्टैचू में इस मैन ने पहना हुआ है। तो मतलब इससे क्या पता चलता है कि वहाँ पे जब जो क्लोथ्स मिलते थे वो एम्ब्रॉयडर्ड भी थे, मतलब एम्ब्रॉयडरी भी यूज़ करने जानते थे वो लोग। अब many of the things that were produced were probably the work of a specialist. A specialist is a person who is trained to do only one kind of work, for example cutting stone or polishing beads or carving steels. तो हमने देखा कि बहुत से ऐसे वर्क जो करते थे लोग वो स्पेशलिस्ट थे, मतलब वेल ट्रेंड लोग ही काम करते थे, ठीक है। जैसे कि स्टोन को कट करने वाले स्पेशलिस्ट हों, या बीड्स को कैसे पॉलिश करना है, या सील्स में कैसे कार्विंग करना है, तो वो वही लोग करते थे जो इस चीज़ में पूरी तरीके से वेल ट्रेंड हो, या उन्हें हम स्पेशलिस्ट कहते थे, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा आपको। नाउ मैं फ्यांस के बारे में बता देती हूँ, व्हाट इज़ फ्यांस। तो फ्यांस, अनलाइक स्टोन और शेल दैट आर फाउंड नेचुरली, faience is a material that is artificially produced. A gum was used to shape sand or powdered quartz into an object. So the objects were then glazed, resulting in a shiny, glassy surface. The colors of the glaze were usually blue or sea green. ठीक है, तो फ्यांस हमने देखा कि एक ऐसा मटेरियल है जो कि आर्टिफिशियली बनाया गया है, ठीक है। ये गम मतलब फेविकोल वगैरह को लेके और कुछ सैंड को या कुछ क्वार्ट्ज को लेकर के एक ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है, और उन ऑब्जेक्ट को फिर उसके बाद पॉलिशिंग कर देना, ग्लासी सरफेस से पॉलिशिंग कर देना, या कुछ फिर उसमें ब्लू या सी ग्रीन कलर से कलरिंग कर देना, मतलब एक तरीके से उसको एकदम लशरस बना देना, ठीक है, और फिर उसमें डिज़ाइन या कुछ बीड्स, बैंगल्स, इयरिंग्स या कुछ टाइनी वेसल्स ये फ्यांस से बनाते थे, ठीक है। तो ये है फ्यांस, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया होगा आज। तो आज तक जहाँ तक अभी मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ तक आपको मैंने पढ़ा दिया है, आप ये सब रिवाइज़ करके आना, एंड देन वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। सो प्लीज़ press bell icon or subscribe the channel for further notification. Thank you students, take care, bye bye.